हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोस। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक की हमको ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिकल फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अक्सर आपने देखा होगा कि हमको वहाँ पे डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर लिखने को होते हैं या दो प्लेनों के बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालना होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है और वेक्टर कैलकुलस का तो टॉपिक है ही, तो इसलिए हमको ये आना भी चाहिए। और उससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल गेट फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि सर इसको सब्सक्राइब क्यों करना है, तो यार इसको इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल गेट ओरिएंटेड ही आपको कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई इधर उधर की बात नहीं मिलेगी, ठीक है। केवल गेट ओरिएंटेड ही हमने यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशो, ठीक है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि हम वेक्टर को लिखते कैसे। तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एक वेक्टर की, क्योंकि वेक्टर के हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज करो फ्रेंड्स हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, एक आपका पोजीशन वेक्टर है। तो हम यहाँ पर अपना एक पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर आर, जो कि हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। अब इस पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, अपने एक्सिस में। तो देखिए कैसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए फ्रेंड्स ये मेरे पास एक्स एक्सिस है इस तरीके से, ये मेरे पास जेड एक्सिस है इस तरीके से, और फ्रेंड्स ये हमारे पास आपकी एक वाई एक्सिस है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक वेक्टर है ओपी। ये हमारे पास एक वेक्टर ओपी है, ये इस तरीके से मेरे पास एक वेक्टर है ओपी। ये हमारे पास ओ है, ये मेरे पास बी है, ये और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कितना है, आर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वेक्टर है, अब हम यहाँ पे इसके एंगल देखते हैं। मतलब ये जो आपका वेक्टर P है, ये एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ध्यान रखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये हमारा जो हम बात कर रहे हैं किसकी, वेक्टर की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, वेक्टर की। और ये वाला जो हमारे पास है फ्रेंड्स, ये वाला जो वेक्टर है ये बना रहा है कितना, बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है फ्रेंड्स हमारा बीटा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मतलब जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये हमारा बना रहा है कितना, गामा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि अल्फा कि हमारा जो x है, मतलब जो हमारा वेक्टर p है, वेक्टर OP, ये हमारा x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है और z एक्सिस के साथ फ्रेंड्स ये हमारा गामा एंगल बना रहा है। इस तरीके की ये हमारे पास चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे प्रोजेक्शन। तो हमारे पास प्रोजेक्शन क्या होता है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन ओ एक्सिस। मान लीजिए ये जो आपके पास ओपी वेक्टर है इसका हम प्रोजेक्शन निकालेंगे एक्स एक्सिस पर कितना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, या हम इसको बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस को हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये हमारे पास कोई वेक्टर होगा, हम इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस तरीके का, ये मेरे पास एक एक्सिस थी, है ना, ये एक्स एक्सिस थी इस तरीके से। और फ्रेंड ये मेरे पास एक वेक्टर था आपका ओपी, ये हमारे पास एक वेक्टर था फ्रेंड्स आपके पास ओपी, है ना, और ये इसका पोजीशन वेक्टर आर था।
और ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है फ्रेंड्स, x है। ये डिस्टेंस मेरे पास x है और मैं इसके ऊपर एक और ये वाला जो एंगल था, सही है, ये वाला जो फ्रेंड्स एंगल था ये मेरे पास कितना था, अल्फा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब देखिए हम यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर है r है और हमारे पास ये क्या है, x है। तो ये हमारे पास जो OP होगा, तो इस OP का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है फ्रेंड्स, आपके पास वेक्टर r, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपके पास, अब कॉस अल्फा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास है यहाँ पर x और हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सिस। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैं कॉस अल्फा को और क्या लिख सकता हूँ, तो फ्रेंड हम यहाँ पे कॉस अल्फा को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा इज इक्वल टू x ओवर अंडर रूट। अब देखो हम अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फ्रेंड इसका जो मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट, आप यहाँ पे इसको लिखेंगे x स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका z स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास x स्क्वायर, ये आ गया है y स्क्वायर और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपके पास z स्क्वायर। ये इस तरीके की चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कॉस अल्फा निकाला, उसी तरीके से हम फ्रेंड यहाँ पर कॉस बीटा निकाल लेंगे, फिर हम यहाँ पर कॉस गामा निकाल लेंगे। तो सिमिलरली करके हम यहाँ पर कॉस बीटा निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y अपॉन अंडर रूट, आप इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन मॉड r, ठीक है, दिस। उसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस गामा। तो कॉस गामा हमारे पास हो जाएगा z अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास z अपॉन मॉड r। तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड r है ये इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे x को कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे x को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू मॉड r कॉस अल्फा, यहाँ पर मैं y इज इक्वल टू मॉड r कॉस बीटा और यहाँ पर मैं z इज इक्वल टू मॉड r कॉस गामा। ये इसको ऐसे करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बात है, हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब ये तो हमारे पास क्या आ गई, x y और यहाँ पे ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो मेरे पास कॉस अल्फा है, ये जो मेरे पास कॉस बीटा है और ये जो मेरे पास कॉस गामा है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कॉस का यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और इन डायरेक्शन कोसाइंस की कुछ वैल्यू होती है, मतलब हम इसको एल एम एन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एल होता है इसका मतलब होता है कॉस अल्फा, जो आपका यहाँ पर m होता है इसका मतलब होता है कॉस बीटा और यहाँ पे जो n होता है ये होता है हमारे पास कॉस गामा। ये स्टैंडर्ड होता है मैथमेटिकल फिजिक्स में। l का मतलब कॉस अल्फा होता है, m का मतलब कॉस बीटा होता है और n का मतलब हमारे पास कॉस गामा होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब हमारे पास क्या था, एक वेक्टर था। तो हमारे पास एक वेक्टर OP था, ये हमारे पास वेक्टर R था और ये आपके पास कितना था, एक्स आई कैप, ये था हमारे पास वाई जे कैप और ये था फ्रेंड्स हमारे पास जेड के कैप, ठीक है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया था। अब अगर मैं ओपी वेक्टर का, अब अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ओपी वेक्टर का अगर मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालूं, मतलब जो मेरे पास वेक्टर आर है, अगर मैं यहाँ पर वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, सिंपल सा इसका मतलब है कि ये मेरे पास इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं हम। यहाँ पर अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालें तो हमारे पास ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। और इसका मतलब क्या है, इसका फ्रेंड सिंपली मतलब ये है, इसका सिंपल सा मेरा मतलब ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर। तो आपके पास जो यूनिट वेक्टर आया
यह आपके पास कितना है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह हमारे पास है आई कैप, प्लस उसी तरीके से वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह हमारे पास क्या है जे कैप, और प्लस जेड अपॉन अंडर रूट यह हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यह हमारे पास क्या है फ्रेंड्स आपका के कैप। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। इस तरीके से अब मैं ये जो हमारे पास रूट में निकल कर आ रहा है यह हमारे पास क्या है मॉड आर है, तो इन सबको मैं अपना मॉड आर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इन सभी को क्या लिख सकता हूँ एक्स अपॉन मॉड आर आई कैप प्लस वाई अपॉन मॉड आर जे कैप, और प्लस यह हमारे पास क्या है आपका z अपॉन मॉड आर इज इक्वल टू के कैप। तो यह हमारे पास निकल कर आए। अब ये जो हमारे पास क्या है x अपॉन मॉड आर वाई अपॉन मॉड आर और z अपॉन मॉड आर, ये क्या चीज है, ये तो मेरे कॉस हैं। आपने देखा ना हमने इसको कॉस की फॉर्म में लिखा है, तो फ्रेंड यही तो मेरे कॉस हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा आपके पास कॉस बीटा जे कैप, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस गामा के कैप। तो फ्रेंड इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब आप यहाँ पे इस चीज को समझना फ्रेंड्स, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, अगर मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर आर आपको गिवन है और उस पोजीशन वेक्टर का अगर मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकाल पाऊँ, मतलब आपको पता है ना हर वेक्टर के क्रॉसपोंडिंग एक यूनिट वेक्टर होता है। मेरे पास फ्रेंड सपोज करो कोई भी एक वेक्टर मेरे को दिया हुआ है और अगर मैं उस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर लिख पाऊँ और उस यूनिट वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट जो होंगे वही मेरे डायरेक्शन कोसाइन होंगे। समझ रहे हो ना बात आप। यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। इस वेक्टर आर के क्रॉसपोंडिंग मैंने एक यूनिट वेक्टर लिखा, ये मैंने एक यूनिट वेक्टर लिखा। अब ये जो यूनिट वेक्टर मैंने लिखा है यहाँ पर इसके आई जे के हैं, तो इस आई जे के जो कंपोनेंट है वही मेरे क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब कुछ नहीं करना आपको, अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, अगर आप उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल कर आई जे के कंपोनेंट ले लेते हो वही आपके डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब वही आपके एन है, वही आपका एल है और वही आपका एम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एन एल एम होता है उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे करके भी तो लिख सकता हूँ, ये आपके पास निकल कर आया यूनिट वेक्टर आर, ये हमारे पास है कॉस अल्फा आई कैप, ये हमारे पास है कॉस बीटा जे कैप और ये हमारे पास है कॉस गामा के कैप। तो फ्रेंड अभी मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉस अल्फा को एल लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एल आई कैप, ये हो जाएगा आपके पास एम जे कैप और ये हो जाएगा आपके पास एन के कैप। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो आ गई बात समझ में। तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप और प्लस हमारे पास ये क्या होगा आपके पास एन कैप। अब यार आप एक बात समझो कि अगर ये यूनिट वेक्टर है, अगर फ्रेंड्स ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मॉडुलस 1 होना चाहिए। तो अगर इसका मॉडुलस 1 आता है मतलब वेक्टर आर, अब अगर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि उसका मॉड 1 होना चाहिए। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 है। तो इसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास एम स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा 1 होगा। तो वो इसका मैग्नीट्यूड फ्रेंड्स 1 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है और अगर इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, तो फ्रेंड्स एल स्क्वायर की वैल्यू थी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और
कॉस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू भी तो 1 होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो फ्रेंड बात समझ में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन। अभी तक मैंने डायरेक्शन रेशो के बारे में बात नहीं करी है, अभी मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। तो ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आ गया है। और डायरेक्शन कोसाइन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डीज भी लिखते हैं। डीज मतलब DCS, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डीज लिखते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है L, M और M। इसको ब्रैकेट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है L, M, N। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं इसके डीज। अब बात करते हैं कि सर डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं। आपने डायरेक्शन रेशोज के बारे में तो बताया नहीं, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशो बताता हूं। यहां पे हम लिखते हैं अपना वेक्टर R, यह आपके पास है एक्स आई कैप, यह आपके पास है वाई जे कैप, और ये हमारे पास है जेड के कैप। अब फ्रेंड डायरेक्शन रेशो तो बहुत ही सिंपल है। आई जे के कंपोनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो बोलते हैं। एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, वेक्टर आर के जो आई जे के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशो होंगे। वेक्टर आर के आई जे के जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशो होंगे। और यूनिट वेक्टर वर्ड पे ध्यान देना। देखो, एक है हमारे पास वेक्टर, एक है हमारे पास यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के जो आई जे के कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो बात समझ में आई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो डायरेक्शन रेशोज हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज लिखूँ, इसको हम DRS लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशोज है वो X है, वो Y है और वो Z है। ये आपके क्या है, डायरेक्शन रेशोज। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, डायरेक्शन कोसाइन की, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको लिखना है तो सिंपल सा मतलब है हम इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। और इसका यूनिट वेक्टर होगा x अपॉन मोड r आई कैप प्लस y अपॉन मोड r जे कैप प्लस ये हमारे पास क्या है y अपॉन मोड r के कैप। तो इसी को हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। मतलब यहाँ पे जो आपके पास डीज है ये क्या है आपके पास x अपॉन मोड r, y अपॉन मोड r और z अपॉन मोड r, ये हमारे क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो बात समझ में आ गई। निकालना आ गया आपको DRS कैसे निकालते हैं और DCS कैसे निकालते हैं। तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलो अब मैं आपको ना इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपको दिया गया है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट of P be 3, 4, 12, तो then find OP vector, तो then find OP vector, its magnitude and डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज, ये हमको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड देखो सिंपल सा है। सबसे पहले मैं ओपी वेक्टर लिख लूंगा। तो ओपी वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा x है। तो अगर ओपी वेक्टर को हम लिखेंगे तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और प्लस का 12, ये हमारे पास है के कैप। तो ये तो आपका ओपी वेक्टर आ गया। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है,
तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ऐसे करके लिखूंगा, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ 9 + 16 + 144। अब 9 + 16 + 144 इसका मतलब क्या है 169। तो ये आपका हो जाएगा 169 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। तो हमारे पास मोड ओपी की वैल्यू कितनी आ गई है 13। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे अपने डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, मतलब जो हमारे पास DRS है वो हम निकालेंगे। तो DRS निकालने का मैंने आपको बताया था, है ना, कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना, कंपोनेंट ऑफ IJK, यहाँ पे हमारे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, है ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R लिख लेते हैं OP। तो बस इतना से हम लिख लेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP। तो OP वेक्टर के जो कंपोनेंट है यानी कि IJK यहाँ पे, तो वही आपके क्या है, इसके DRS हैं। तो यहाँ पे जो इसके DRS हैं वो कितना है 3, 4 और 12। ये इसके DRS हो गए डायरेक्शन रेशियो। देखो यहाँ पे कितना है 3, 4 और 12। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, डायरेक्शन कोसाइन की, इसका मतलब होता है डीज। तो फ्रेंड ये हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर OP। ठीक है, तो OP का हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो OP का यूनिट वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, तो फ्रेंड ये लिखा जाएगा आपके पास क्या है 3 इससे डिवाइड कर दो और ये हो जाएगा आपके पास J कैप 4/13 K कैप और 12/13 K कैप। तो फ्रेंड इसके जो हमारे पास डीज आ गए वो कितने आ गए 3/13, 4/13 और 12/13। तो फ्रेंड ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे DRS और डीज दोनों के दोनों कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अभी ये हमारा आज का पहला लेक्चर है DRS और डीज के बारे में। मैं आगे आपको आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और कैसे हम वेक्टर कैलकुलस में इनका यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो गेट का सिलेबस है वो आपका बहुत ही मस्त होने वाला है, ठीक है, इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गेट फिजिक्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एकदम बेसिक और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ज़्यादा पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपके बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मेरा अब ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपके यहाँ पे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को जितना हो सके उतना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर करूँ, ठीक है। तो ये आज का पहला लेक्चर है। इसी तरीके से कुछ सीरीज आएगी, है ना, वेक्टर कैलकुलस की, और एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके क्लीन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करके बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, है ना, और आपको और कौन से लेक्चर यहाँ पे चाहिए वो भी मेरे को बताओ, क्योंकि यहाँ पे केवल बेसिक्स और कॉन्सेप्ट की बात होगी, ठीक है। हम और एक बार हमारे बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब देन हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सीरीज लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।